आज का हमारा टॉपिक है लागत लेखांकन के अंतर्गत लागत के तत्व। लागत के तत्व यानी वो सब फैक्टर जिसके कारण से कोई वस्तु उत्पादित होती है। तो हमारे लागत के 3 तत्व होते हैं। पहला तत्व है हमारी सामग्री जिससे वस्तु का निर्माण होता है। दूसरा तत्व है श्रम लागत जो कि कच्ची सामग्री को निर्मित सामग्री में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। और तीसरा है हमारा व्यय जो कि कच्ची सामग्री के अलावा श्रम के अलावा अन्य खर्चे भी हैं जो किए जाते हैं, वो काल्पनिक या वास्तविक भी हो सकते हैं। तो ये तीनों मिलकर हमारे लागत के तत्व कहलाते हैं। अब इन लागत के तत्वों को हम पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। जो हमारी सामग्री लागत है वो 2 प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष सामग्री लागत और दूसरी अप्रत्यक्ष सामग्री लागत। प्रत्यक्ष सामग्री से तात्पर्य है यदि कोई सामग्री पूर्ण रूप से किसी निश्चित लागत केंद्र अथवा निश्चित लागत इकाई को चार्ज की जा सकती है तो उस सामग्री की लागत को हम प्रत्यक्ष सामग्री लागत कहते हैं। यदि प्रत्यक्ष सामग्री के रूप में जो हम चार्ज करते हैं वो निर्मित माल का अंग बन जाता है। इसके लिए प्रत्येक इकाई में कितनी सामग्री प्रयोग में ली गई इसके लिए पृथक पृथक हिसाब रखा जाता है। लेकिन बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिनमें सामग्री के उपभोग का अलग अलग हिसाब रखा जाना संभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की सामग्री जो कम मूल्य की होती है तो इस तरह की सामग्री को सम्मिलित रूप में व्यय किया जाता है और फिर उसको एक उचित आधार पर सभी इकाइयों में बांट दिया जाता है। तो ऐसी सामग्री की लागत को हम अप्रत्यक्ष सामग्री लागत कहते हैं। जैसे किसी बुक पब्लिशर के यहाँ कोई बुक पब्लिश होने आती है तो उस किताब में जितना कागज़ लगता है वो हमारा प्रत्यक्ष खर्च कहलाएगा। लेकिन इस किताब की जब बाइंडिंग के लिए धागा लई वगैरह जो लगता है उसको हम पृथक पृथक कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इसमें कितना लगा। तो यह सम्मिलित रूप से सबके लिए होता है। तो यह वाला खर्चा हमारा अप्रत्यक्ष श्रम सामग्री कहलाता है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है लागत का दूसरा तत्व है हमारा श्रम लागत। इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरी अप्रत्यक्ष श्रम लागत। तो यदि कोई मजदूरी पूर्ण रूप से किसी निश्चित लागत केंद्र अथवा निश्चित लागत इकाई पर खर्च की गई है तो ऐसा खर्च उस केंद्र अथवा इकाई के लिए प्रत्यक्ष श्रम लागत या प्रत्यक्ष मजदूरी के रूप में चार्ज किया जाता है। इसमें यदि किसी व्यक्ति की सेवाओं को कई लागत केंद्रों या लागत इकाइयों पर बांटा जाता है या उनके सम्मिलित रूप से उन पर किया गया है और प्रत्येक केंद्र अथवा इकाई पर उसके द्वारा खर्च किए गए समय का अलग अलग हिसाब रखना संभव न हो तो इस प्रकार की जो मजदूरी का भुगतान किया जाता है उसे हम अप्रत्यक्ष श्रम लागत कहते हैं। इसी तरह लागत का हमारा जो तीसरा तत्व है व्यय, इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक प्रत्यक्ष व्यय एवं अप्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय से तात्पर्य कि जो खर्च किसी निश्चित लागत केंद्र अथवा इकाई के लिए किया गया हो वह उस केंद्र अथवा इकाई के लिए प्रत्यक्ष खर्च है, यानी पर्टिकुलर किसी इकाई से संबंधित किया जा सके तो उसे हम प्रत्यक्ष खर्च कहते हैं। लेकिन जिस खर्च का लाभ कई लागत केंद्रों या इकाइयों में विभाजित किया जाता है या ये सब सम्मिलित रूप से उठाते हैं तो उस खर्च को हम अप्रत्यक्ष खर्च कहेंगे, क्योंकि यह किसी एक इकाई या केंद्र से सम्मिलित न होकर सम्मिलित रूप से किया गया है तो इसे हम
अप्रत्यक्ष खर्च कहते हैं। जैसे भवन निर्माण का कोई ठेका वगैरह मिला हो, बहुत सारे भवन निर्माण का ठेका मिला हो, और यदि उन सभी का जो वास्तु है या डिज़ाइन है वो एक जैसी है, सभी भवनों का डिज़ाइन एक जैसी है, तो उसके लिए एक ही नक्शा सम्मिलित रूप से बनाना पड़ेगा। तो यह हमारा होगा, उस नक्शा बनाने के लिए जितना भी खर्च होगा वो जितने भी भवन तैयार किए हैं उन सब में बांट दिया जाएगा। तो यह हमारा हो गया अप्रत्यक्ष व्यय। लेकिन जब सबके लिए अलग अलग नक्शे तैयार करते हैं तो वो पर्टिकुलर उस भवन से संबंधित किया जा सकता है, इसलिए उसे हम प्रत्यक्ष व्यय कहेंगे। इस तरह से हमारे सामग्री के तीनों तत्व, लागत के तीनों तत्व सामग्री, श्रम और व्यय को हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में बांट देते हैं। अब जितने भी हमारे जो अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्यय, ये सब मिलकर हमारे ऊपरी व्यय कहलाते हैं। यानी जो भी अप्रत्यक्ष सामग्री, श्रम और व्यय है वो हमारे ऊपरी व्यय कहलाते हैं। और इन ऊपरी व्यय को हम क्रियात्मक आधार पर लागत शीट तैयार करने के लिए हम इसको विभाजन करते हैं, बंटवारा करते हैं। वो मुख्यतः 4 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला हमारा आता है फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको हम कारखाना ऊपरी व्यय भी कह सकते हैं, निर्माणी ऊपरी व्यय भी कह सकते हैं, वर्क ओवरहेड भी कह सकते हैं, वर्क इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड भी कह सकते हैं, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट भी या वर्क ऑन कॉस्ट भी जिसको हम कह सकते हैं। तो वस्तु के निर्माण में प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और अन्य प्रत्यक्ष खर्चों के अतिरिक्त बहुत से खर्चे ऐसे होते हैं जो कि अप्रत्यक्ष होते हैं। इन सभी अप्रत्यक्ष खर्चे जो कि कारखाना से संबंधित होते हैं या निर्माण कार्यों से संबंधित होते हैं, वो कारखाना अप्रत्यक्ष खर्चे या कारखाना ऊपरी व्यय कहलाते हैं। इसमें हम मोस्टली कारखाने में खर्च होने वाली अप्रत्यक्ष सामग्री, कारखाने में खर्च हुई अप्रत्यक्ष मजदूरी, कारखाने में हुए अप्रत्यक्ष खर्चों को ही शामिल करते हैं, जिसमें मुख्यतः हमारा हो जाता है कंज्यूमेबल स्टोर्स की लागत हो गया, नॉर्मल सामग्री की हानि है जो 6 है वो हो गया, इनडायरेक्ट लेबर की जो वेजेज है वो हो जाएगा, नॉर्मल जो कार्यहीन समय है उसकी लागत हो जाएगा, श्रमिकों के कल्याण के लिए किया गया कोई भी खर्चा है वो हो जाएगा, एम्प्लॉय के स्टेट इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम दिया जाता है वो हो गया, और फॉरमैन का जो वेतन चुकाया जाता है, और वर्क मैनेजर को जो मजदूरी फीस वगैरह दी जाती है, जो और टेक्निकल जो डायरेक्टर है उसको फीस वगैरह चुकाई जाती है, या कारखाना भवन का किराया, मरम्मत, इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन है, लाइट पानी है, इन सब का, और पावर का है, या और कारखाने से संबंधित प्रिंटिंग, स्टेशनरी और टेलीफोन का खर्चा हमारा। इसके अलावा एक और, हाँ, डेप्रिसिएशन जो ऑन फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी, सबसे मोस्ट है प्लांट और मशीनरी पर जो मूल्यह्रास होता है, इन सब को हम कारखाना ऊपरी व्यय के अंतर्गत शामिल करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, या उसको हम प्रशासनिक ऊपरी व्यय भी कहते हैं। तो कारखाने में होने वाले अप्रत्यक्ष व्ययों के अतिरिक्त बहुत से ऐसे व्यय होते हैं जो प्रशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और उनको किया जाना आवश्यक होता है, तो उसे हम प्रशासनिक ऊपरी व्यय या प्रशासन लागत भी कहते हैं। ये मोस्टली हमारे नीति निर्धारण से संबंधित लागत होती है, उनसे संबंधित ये खर्चे होते हैं। तो प्रशासनिक ऊपरी व्यय के अंतर्गत हम मोस्टली लेते हैं डायरेक्टर फीस ले लिया, सैलरी ऑफ जनरल मैनेजर ले लिया, और सैलरी ऑफ जो पर्सन वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है उसमें हो गया, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन, रेंट रेट टैक्स ऑफिस बिल्डिंग हो गया, उसका डेप्रिसिएशन हो गया, ऑफिस बिल्डिंग का रिपेयर और इंश्योरेंस ये हो गया। तो ये सब जो खर्चे ऑफिस के लिए फर्नीचर वगैरह है, उसका किराए पर दे रखा तो किराया, अदरवाइज उनका डेप्रिसिएशन। तो ऑफिस से संबंधित जो भी खर्चे होते हैं वो हमारे प्रशासनिक ऊपरी व्यय के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं।
नेक्स्ट हमारा आ रहा है विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय। विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला विक्रय लागत या जिसको हम विक्रय उपरिव्यय कहते हैं, दूसरा है वितरण लागत या जिसको हम वितरण उपरिव्यय कहते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है ये हम समझते हैं कि वे मदें जो मांग को उत्पन्न करते हैं, उसे बढ़ाते हैं और ऑर्डर प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, उन खर्चों को हम विक्रय लागत या विक्रय उपरिव्यय के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। जैसे इसमें हो गया विज्ञापन का खर्चा हो गया, और जो विक्रय मैनेजर के वेतन और कमीशन हो गया, उसके बाद कोई ट्रेवलिंग एजेंट है तो उसका वेतन और कमीशन हो गया, कोई टेंडर वगैरह पास करवाने हैं एस्टिमेट्स का तो उसकी लागत हो गई, और विक्रय में कोई छिज्जत हुई है तो उसका वो हानि, और शोरूम का किराया हो गया। इसके अलावा विक्रय के पश्चात जो सेवाएं हैं उसके लिए कोई खर्चा किया जाता है तो वो सारा हमारा विक्रय उपरिव्यय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब लेते हैं कि वितरण उपरिव्यय। वितरण उपरिव्यय में ऐसे खर्चे जो पैक की हुई वस्तु को प्रेषण के लिए उपलब्ध कराने से प्रारंभ होते हैं तथा वापस आए हुए खोखों की दुरुस्ती कर पुनरुपयोग के लिए उपलब्ध कराने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। यानी हमें ऑर्डर वगैरह प्राप्त हो गया और जब उसको हम प्रेषण कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो वहाँ से हमारा वितरण लागत शुरू होती है और समाप्त होती है कि जब ये पुनरुपयोग के लिए उनके कोई पैकिंग मटेरियल और वापस आता है तो उनको सही कराने के खर्चे तक का खर्चे होते हैं, वो वितरण उपरिव्यय में आते हैं। इसमें हो गया हमारा गोदाम किराया हो गया, कैरेज आउटवर्ड हो गया, अच्छा, और जो वितरण के लिए जो डिलीवरी वैन वगैरह की है उसका किराया या उसका स्वयं की है तो मूल्यह्रास हो गया, और सैलरी ऑफ जो डिस्पैच क्लर्क या लेबर वगैरह है उसका हो गया, और पैकिंग मटेरियल, ये सारे हमारे इसमें वितरण उपरिव्यय में सम्मिलित किए जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे तो ये तो हमने सारी मदों को ले लिया, हमने लागत के तत्वों को तीनों को अच्छी तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में विभाजित करके सब मदों को हमने देख लिया। अब कुछ मद ऐसी होती है जो लागत लेखों में सम्मिलित नहीं की जाती है, यानी वो सिर्फ वित्तीय प्रकृति की ही मदें होती है जिसको हम लागत लेखों में सम्मिलित नहीं करते हैं। तो ये मदें हमारी कौन कौन सी होती है वो हम देखेंगे। पहली है हमारी लाभों का नियोजन, यानी लाभों के नियोजन से संबंधित जो भी मदें होती है उसको हम लागत लेखांकन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते हैं, जिसमें हमारा ये हो गया आयकर, संपत्ति कर, किसी भी फंड में ट्रांसफ़र करते हैं, रिजर्व या संचय में ट्रांसफ़र करते हैं, या कोई लाभांश चुकाते हैं, पुण्यार्थ कोई दान देते हैं, और यदि हम जो पूंजीगत व्यय है जैसे प्रारंभिक व्यय, अभिगोपन कमीशन, अंशों और ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा, पूंजी निर्गमन के व्यय, इनको हम, और ऐसे व्यय जो पूंजीगत प्रकृति के होते हैं लेकिन उनको आयगत मान लिया गया है, तो ये सारे व्यय हम लागत लेखांकन में शामिल नहीं करते हैं। दूसरा हमारा आ रहा है वित्त संबंधी मदें। वित्त संबंधी मदों को दो भागों में बांटा गया है हमारा, पहले वित्तीय व्यय और दूसरी वित्तीय आय। वित्तीय व्यय में हमारा आता है कि विनियोग है, भवन आदि के विक्रय पर हानि होती है तो वो, कंपनी कार्यालय के हस्तांतरण पर व्यय है, बैंक ऋण है, ऋण पत्र है, बंधक आदि पर ब्याज है, कोई डैमेज पेबल्स है, कोई जुर्माना या पेनल्टी या फाइन्स है, या मशीन बेकार हो जाने के कारण हानि है, आयकर, संपत्ति कर आदि की अपील करने के व्यय है, या नगद बट्टा है। ये हमारी जो वित्त संबंधी मदें हैं इनको हम लागत लेखांकन में सम्मिलित नहीं करते हैं। इसी प्रकार वित्तीय आय है, जैसे बैंक में जमा राशि पर ब्याज है, प्राप्त हस्तांतरण फीस है, स्थायी संपत्तियों के विक्रय से लाभ है, या विनियोगों पर प्राप्त ब्याज लाभांश है, दलाली है, प्राप्त बट्टा है, कमीशन है, इसको हम, ये वित्तीय प्रकृति की मदें होती है, इसको हम लागत लेखांकन में सम्मिलित नहीं करते हैं।
लास्ट हमारी आ रही है असाधारण मदें। असाधारण मदों को भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला असाधारण हानियाँ और दूसरी असाधारण लाभ। असाधारण हानियों के अंतर्गत हमारा आ रहा है चोरी या अग्नि से हानि हो गई, निष्क्रिय समय की लागत हो गई, असाधारण डूबोतरण हो गया, असाधारण निष्क्रिय सुविधाओं की लागत हो गई, अग्नि, चोरी या अन्य प्राकृतिक दुर्घटनाओं से हानि हो गई। ये हमारी असाधारण हानियाँ हैं, इनको हम लागत लेखांकन में शामिल नहीं करते हैं। इसी तरह असाधारण लाभ में भी हमारा असाधारण प्रक्रिया से कोई लाभ हो गया या स्थायी संपत्तियों की विक्रय से कोई पूंजीगत लाभ हुआ है तो वो हमारा वित्तीय मद कहलाती है। असाधारण मद है, इनको हम वित्तीय लेखों में शामिल करते हैं, लागत लेखों में शामिल नहीं करते हैं। धन्यवाद।